हेलो स्टूडेंट्स, क्या करेंगे आज अपने बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर थर्ड स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिक्स क्या स्टार्ट करेंगे? अपने ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले अपने करेंगे यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है इंटरफेरेंस। क्या है? व्यतिकरण। यूनिट थर्ड क्या है? इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। अब इंटरफेरेंस होता क्या है, व्यतिकरण होता क्या है? जब दो या दो से अधिक तरंगें दो से अधिक तरंगें जिनका आयाम व आवृत्ति लगभग समान हो, अध्यारोपित होती हैं। समान हो ऐसे, और एक ही दिशा में संचरित होकर अध्यारोपित होती है। तो कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम व कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम और कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। ऊर्जा की ये पुनर्वितरण की घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण। व्यतिकरण कहलाती है। जहां तीव्रता अधिकतम होती है, जहां तीव्रता जहां पर अधिकतम होती है वहां समकोषी व्यतिकरण होता है, और जहां तीव्रता न्यूनतम होती है वहां विनाशी व्यतिकरण। इंग्लिश वाले लिख लो, when two or more than two waves propagates in same direction having same amplitude or frequency, having same amplitude or frequency and superimposes then at some places intensity becomes maximum and at some places intensity becomes minimum. At some places intensity becomes minimum. This redistribution of energy is called interference. This redistribution of energy is called interference.
where intensity is maximum, constructive interference occurs. Where intensity is maximum, constructive interference occurs, and where intensity is minimum, destructive interference occurs. ओके, क्लियर है भाई बात ये? अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या कि भाई मान लीजिए एक वेव ये है जिसका एम्पलीट्यूड ये है, और दूसरी वेव मान लीजिए ये है जिसका एम्पलीट्यूड ये है। इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2। इससे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2। तब क्या होगा? समकोशी व्यतिकरण होगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। दोनों एक ही साइड में है तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अगर ऐसा है, एक का एम्पलीट्यूड ये है, दूसरे का एम्पलीट्यूड ये है, तो रिजल्टेंट जो होगा उसका वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ कितनी हो जाएगी? A1 माइनस A2। तब क्या होगा? मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सर। तब क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सर इसमें तो A1 का मान है जो A2 से जाता है। हाँ, suppose और क्या होगा? अगर सर उल्टा हो जाए तो उसमें से माइनस कर देंगे। अगर वो फिर नीचे वेव नीचे की तरफ नहीं बनेगी इधर वाले से। भाई ये दोनों अगर ये देखिए, ये अगर ऐसे है और ये ऐसे है तो ये क्या करेगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को कम कर देगा। अब ध्यान दो, ये भी एम्पलीट्यूड है A1, ये भी एम्पलीट्यूड है तो नहीं A1, लेकिन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, लेकिन एम्पलीट्यूड तो है ही। अब इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के। तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब मान लो एम्पलीट्यूड माइनस में भी है, मान लो ये माइनस में भी है, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस A स्क्वायर। आंसर क्या आया? इंटेंसिटी तो वही रहेगी। इसलिए हमें ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर ये इधर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है, मध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड। अब सुपर पोजीशन है क्या? सुपर पोजीशन ये है कि मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट y2 है, तो टोटल जो y होगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ y1 एंड y2। क्या होगा? सुपर पोजीशन क्या बताता है? देयर इज वेक्टर सम। क्या होगा? इनका सदिश योग होगा, वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम होने का मतलब क्या है कि अगर ये ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे है तो नेगेटिव। दोनों एक ही डायरेक्शन में तो प्लस कर देंगे, अलग अलग डायरेक्शन में तो माइनस कर देंगे। जो नीचे है उसको माइनस कर लेंगे, जो ऊपर उसको प्लस कर लेंगे। ये वेक्टर सम का मतलब। क्लियर है बात? अब करते हैं इसका, ये नोट कर लिया क्या? ये चीजें नोट मत करना, ये बात ये तो समझाने के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका मैथमेटिकल एनालिसिस।
मतलब अब मैं एक बात ये इधर y है, इधर t है और ये मीन पोजीशन है, ठीक है भाई। ठीक है सर। एक वेव मैं ऐसे बनाता हूं जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y। दूसरी वेव जो है वो मैं ऐसे बनाता हूं, ऐसे, जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y2 है, ठीक है भाई। दोनों के बीच के में फेज का डिफरेंस है, फेज का डिफरेंस कितना है, फाई। कला का अंतर है, कलांतर, फेज डिफरेंस कितना है, फाई है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक रिजल्टेंट वेव बनेगी जो कुछ ऐसे होगी, मान लो, तो जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, y, यानी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये लिखूंगा मैं, क्यों लिखूंगा, क्योंकि देखो इसका ये है सुरंग और ये गर्त, क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट और क्रेस्ट मीट कर रहे हैं, ट्रफ और ट्रफ मीट कर रहे हैं, सुरंग और सुरंग मिल रहे हैं, गर्त और दोनों क्या है, एक, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन, इसकी, दोनों एक साथ हैं, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, ऐड। सबसे पहली कंडीशन ही क्या है, इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस की पहली कंडीशन ये है कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, आयाम और आवृत्ति लगभग बराबर होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम होगा तभी अच्छा व्यतिकरण होगा, गुड इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज इंटरफेरेंस क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होगा, प्रेक्षित नहीं होगा। सही समझ आई बात क्या? सर ये जो मूल बिंदु से ये दोनों आपने बनाए हैं सर, जो मूल बिंदु दोनों नहीं बनाई है, ये जो मेरी व्हाइट वाली लाइन है, ये वाली है, ये कुछ दूरी के ऊपर है। अब आप लोगों ने 12th क्लास में अगर पढ़ा होगा तो भाई अगर एक वेव यहाँ से चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है और एक यहाँ से चल रही है, इनके बीच में गैप है कि नहीं है, है ना? इतना गैप आ गया कि नहीं आ गया? वो हमें कहाँ दिखाई देगा, आगे दिखाई देगा, ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये गैप दिखाई दे रहा है, क्लियर है, ये गैप दिखाई दे रहा है हमें, तो इसके फेज में डिफरेंस है, इसकी कला में अंतर है। ये देखो एक यहाँ से चली, दूसरी जो है, दूसरी मान लो यहाँ से कहीं से आ रही है, तो वो यहाँ से चलेगी तो ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी कि नहीं चलेगी? इनके बीच में फेज में डिफरेंस है कि नहीं है? इसका मतलब ये हो गया, ये यहाँ से चल रही है और दूसरी यहाँ से चल रही है। क्लियर है बात? चले आगे। यस मान लेते हैं एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड A1 है साइन ओमेगा टी, जिसका आयाम कितना है, A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा जो है जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y2, एम्पलीट्यूड कितना है, A2 साइन ओमेगा टी प्लस कोई ना कोई फेज डिफरेंस है, कोई ना कोई फेज डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर है? y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा उसमें, साइन है cos b प्लस cos a साइन b मतलब 5, ठीक है। तो क्या बन गया, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी cos 5 प्लस a2
cos ओमेगा टी साइन साइन। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मैंने इस वाले में, इसमें से मैंने क्या ले लिया, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया a1 प्लस a2 cos फाई cos फाई प्लस साइन ओमेगा टी, और प्लस में a2 cos ओमेगा टी साइन। ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया, लेट a1 प्लस a2 cos फाई इक्वल टू r cos थीटा, और a2 cos sin फाई साइन r साइन sin थीटा, ये एज्यूम कर लिया। ठीक है भाई, वापस यहाँ रखो, क्या बना y इक्वल टू r r, दोनों में तो कॉमन ले लिया मैंने, यस सर अंदर क्या बच गया, cos थीटा r नहीं r तो बाहर ले लिया, cos थीटा cos थीटा साइन ओमेगा टी sin ओमेगा टी प्लस प्लस cos ओमेगा टी cos ओमेगा टी साइन थीटा। sin थीटा। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया sin ओमेगा टी प्लस थीटा थीटा का, ओमेगा टी प्लस। थीटा। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, y क्या है, परिणामी विस्थापन, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, r क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, परिणामी आयाम, थीटा क्या है, परिणामी कलांतर, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। लिखने की जरूरत है क्या इसको, ठीक है। आगे देखो, अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं इक्वेशन 3 और 4 का स्क्वायर करके ऐड करूंगा। ठीक है, इक्वेशन 3 और 4 का स्क्वायर करके ऐड करूंगा। इक्वेशन 3 और 4 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो इक्वेशन 3 का स्क्वायर, इक्वेशन 4 का स्क्वायर, क्या बनेगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 sin फाई का स्क्वायर। इसको r स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात है, इधर से लिख देता हूँ a1 स्क्वायर प्लस a2 cos स्क्वायर फाई प्लस 2 a1 2 a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन लो, क्या बना, r स्क्वायर r स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई a1 a2 cos फाई cos फाई। तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस 2 सर ये तो लास्ट ईयर था हमारे शायद क्लासेस में सब इक्वेशन है या कहाँ था, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर अच्छा लास्ट ईयर में तुम्हारे इंटरफेरेंस था ना, ये सेम इक्वेशन लगी थी उसमें। अच्छा अब देखो, अब इक्वेशन 4 कौन सी है, साइन थीटा वाली, इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 से डिवाइड, इक्वेशन 3 से डिवाइड करो, क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। यहाँ से ठीक है, कलांतर का मान आ जाएगा, यहाँ से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, परिणामी आयाम मिलेगा, यहाँ से रिजल्टेंट फेज डिफरेंस मिलेगा। कलांतर। ठीक है, अब रह गई हमारी इंटेंसिटी, क्या रहेगी, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, r स्क्वायर r स्क्वायर के, मतलब आयाम के वर्ग के समानुपाती समानुपाती होती है।
कांस्टेंट का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट कौन सा ले लिया मैंने के के। के प्लस तो ये क्या बन गया r की वैल्यू रखो a1 स्क्वायर a a2 स्क्वायर प्लस 2 k a1 a2 cos फाई cos phi। तो इट इज इक्वल टू k a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर जादू होने वाला ध्यान रखना रूट k a1 स्क्वायर k a2 स्क्वायर। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत है? नो सर इसको क्या करो सर i1 अज्यूम कर लो इसको i2 इसको रूट सर i1 i2 cos phi एक इक्वेशन नहीं आती। हाँ सर के की भी स्केयर होगा के स्केयर k a1 की स्केयर स्क्वायर क्यों होगी? रूट कटेगा तो रूट के बचेगा क्यों रूट के बचेगा? रूट अच्छा, के रूट रूट से के मल्टीप्लाई करो k नहीं बचेगा। ऐसी बात हम पूछा करो। हाँ तीन फॉर्मूले हो गए हमारे पास ठीक है। एक तो r वाला एक r निकाला हमने यस सर एक थीटा निकाला और एक इंटेंसिटी कैलकुलेट की मतलब तीव्रता निकाली। ठीक है चलो अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और छोटी सी बात क्या कहता हूं मैं ये कहता हूं कि मैं करना चाहता हूं समकोशी मैं क्या करना चाहता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। राइटिंग अच्छी नहीं है अभी मेरी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा अब देखो किस पर डिपेंड कर रहा है। तीनों फॉर्मूले पर नजर डालो तो आप देखोगे किस पर डिपेंड कर रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है फाई यानी cos फाई ज्यादातर cos फाई पर डिपेंड कर रहा है और sin फाई इन पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर cos फाई जो है वो +1 आ जाए तो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा हो जाएगा इंटेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी और फेज डिफरेंस भी मिल जाएगा ठीक है। तो प्लस कब होगा जब फाई की वैल्यू कितनी हो या तो 0 या 2 पाई हो या 4 पाई इसका मतलब क्या हो 2n पाई हो और n की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी रखते चले जाओ समझ आई बात क्या? यस सर दिक्कत नहीं है कोई? नो सर अच्छा इसका मतलब क्या है अब हम निकालते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फाई होता है। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई फाई कितना है 2n पाई 2 पाई से 2 पाई कैंसिल करो क्या आ गया n लैम्डा। तो जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो पाथ डिफरेंस कितना होगा n लैम्डा n लैम्डा का होगा। पाथ डिफरेंस कितने का होगा n लैम्डा का होगा। सर इससे अब सर इससे ये भी हो सकता लैम्डा या लैम्डा वेवलेंथ है तरंग दैर्घ्य है ना। हाँ तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है किसके इसके पाथ डिफरेंस या नहीं हो सकती भाई वो तो कितने बार वो चला है अच्छा ये ऐसे है क्या बात कल क्या किया था ये ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ये है। तो अब ये डिफरेंस जो है ना ये लैम्डा है ये डिफरेंस ये लैम्डा है यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में जितनी लेंथ कवर करता है हॉरिजॉन्टल वो क्या है लैम्डा है। एक ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया एक ने सपोज यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो उनके पाथ में डिफरेंस आया कि नहीं आया पथ में अंतर आया कि नहीं आया तो वही डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है अपने को ठीक है। तो वो कितना है 1 ज्यादा है 2 ज्यादा है 3 ज्यादा है 4 ज्यादा है कितना ज्यादा है वो n पर डिपेंड करेगा ना वो। अब देखिए r निकालो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई कितना हो गया cos फाई कितना हो गया 1 तो मैंने 1 लिख दिया मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया।
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 प्लस a2 का, और उसके और पावर कितनी है इसकी, 1/2 तो r इज इक्वल टू a प्लस a1 प्लस a2 हुआ कि नहीं हुआ। यस यस अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो r मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस दोनों ऐड हो रहे हैं तो आर मैक्सिमम r मैक्सिमम हो रहा है। इसी तरह से tan थीटा निकालो, tan थीटा a1 sin 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 a2 है ना, a2 sin phi है। अब sin n पाई कितना होता है, sin n pi sin n पाई 0 होता है, 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो tan थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू कितना हुआ, 0 ही हुआ, 0 हुआ ना। यस सर ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर मैं कहता हूँ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a है, तो r कितना हो गया मैक्सिमम, 2a हुआ कि नहीं हुआ, यस सर और इंटेंसिटी क्या होती है, इसका स्क्वायर होती है, Yes, sir. तो 4a स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, इंटेंसिटी हो गई। यस a स्क्वायर को मैं अगर i0 लिख दूं तो i इक्वल टू 4i0 बना कि नहीं बना, यस हम अपने फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। कैसे, क्या लिखा था मैंने लिखा था i इक्वल टू i1 प्लस i2 टू रूट i1 और आगे cos फाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो अगर मैं क्या कहता हूँ, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई नहीं आ गई, Yes. क्योंकि ऐड हो रही है। अगर मैं कहता हूँ i1 इक्वल टू i2 इक्वल टू i0 है, तो i इक्वल टू कितना हो गया, 4i0 हुआ कि नहीं हुआ, यस मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है, यहाँ तक समझ आई बात। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैलकुलेट करो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, कॉस क्या लेना है, कॉस की वैल्यू मिनिमम ले ली है कितनी, -1, ये आप अपने आप करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।